उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन के पटल पर बजट पेश किया गया। सरकार ने कुल 63,774 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड़ रुपए, पलायन रोकथाम के लिए 25 करोड़, चाय विकास योजना के लिए 18.40 करोड़ रुपए, मेरा गांव मेरी सड़क योजना के लिए 14 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। इसके अलावा मनरेगा के लिए 298 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 312 करोड़ दिए जाएंगे। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 205 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए 30 करोड़ दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा गौसदनों के लिए भी 15 करोड़ दिया जाएगा। तो ये बजट की तमाम बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। धामी सरकार ने बजट पेश किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज बजट पेश किया। कई बड़ी बातें जो हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बजट से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसी पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाती है। बजट पूर्व संवाद के दौरान व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में अभिवृद्धि का सुझाव आया था। इस आय व्यय में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 5 लाख की बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बजट में किस सेक्टर पर कितना फोकस किया गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 55 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नंदा गौरा योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा परित्यागिता महिलाओं की पेंशन के लिए 15 करोड़, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 7 करोड़ रुपए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए 6 करोड़, अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा सरकार सामुदायिक फिटनेस उपकरणों पर 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अटल उत्कर्ष विद्यालय के लिए 12.28 करोड़ रुपए। इसके अलावा सीमांत क्षेत्र में शिक्षा के लिए 5 करोड़, पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 43 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो हमने आपको बताया किस किस सेक्टर के लिए कितना कितना प्रावधान बजट के अंदर किया गया है। नंदा गौरा योजना के लिए 500 करोड़, इसके अलावा परित्यागिता महिलाओं की पेंशन के लिए 15 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने के लिए 55 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए 6 करोड़, अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़ दिए जाएंगे। सरकार सामुदायिक फिटनेस उपकरणों पर भी 10 करोड़ रुपए के करीब खर्च करेगी। अटल उत्कर्ष विद्यालय के लिए भी 12.28 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सीमांत क्षेत्र में शिक्षा के लिए 5 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए भी 43 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो हर एक सेक्टर पर फोकस रखने की कोशिश की गई है। महिलाओं को लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह के लिए भी 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा कई योजनाओं को भी पैसा दिया गया है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को 55 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नंदा गौरा योजना के लिए भी 500 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए 6 करोड़, अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़ का प्रावधान है। सरकार सामुदायिक फिटनेस उपकरणों पर भी 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका भी प्रावधान बजट में किया गया है। और विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, आम जनता उत्तराखंड के बजट को किस तरीके से देख रही है? क्या जनता को लग रहा है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, देखिए अभी बजट पेश हो गया है धामी सरकार का और करीब 65,000 करोड़ का ये बजट है। और महत्वपूर्ण यही होगा कि हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी, हर वर्ग के अनुरूप ही इस बजट को लाया जाएगा। और तमाम जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं उस वर्ग को हर जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए अलग अलग बजट का इसमें प्रावधान रखा गया है। हालांकि 1700 करोड़ का ये घाटे का बजट है। करीब 2100 करोड़ का बजट अनुपूरक बजट के तौर पर राज्य सरकार पहले ही पेश कर चुकी है, लेकिन 65,000 करोड़ का ये बजट है। लेकिन जिस तरह से आज पूरा दिन कांग्रेस ने भी इस बजट सत्र को लेकर हंगामा काटा और कहा कि गैरसैंण का सत्र ये बजट सत्र गैरसैंण में होना चाहिए था। और उसके अलावा ये खासकर हर वर्ग को साधने की जो कोशिश सरकार की थी उसको बिल्कुल कांग्रेस ने निराधार बताया है, गलत बताया है। कि कांग्रेस का ये भी कहना है कि बिल्कुल बजट जो जनता की भावनाएं हैं, आम जनमानस की भावनाएं हैं, उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं है। और आखिरकार राज्य सरकार की तरफ से किस तरीके का ये बजट है, थोड़ी देर बाद में
संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल थोड़ी देर बाद में जानकारी देंगे। लेकिन तमाम हर सेक्टर के लिए इस बजट का प्रावधान रखा गया हो और खासकर गौरा देवी योजना है, उसके अलावा खासकर स्मार्ट सिटी है, तमाम जो सेक्टर्स बड़े सेक्टर हैं उसको देखते हुए ये बजट हर वर्ग के अनुरूप ही इसको रखा गया है। लिहाजा थोड़ी देर बाद में केंद्रीय माफ कीजिए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इसकी जानकारी देंगे। और लेकिन ये जरूर मानिए कि कांग्रेस की तरफ से इस बजट को लेकर कहीं ना कहीं असंतोष जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि 65,000 करोड़ का ये बजट है। 2100 करोड़ का ये बजट पहले ही अनुपूरक बजट के तौर पर राज्य सरकार ले आई थी, लेकिन अब 1700 करोड़ का ये घाटे का बजट यहाँ पर बताया जा रहा है। जी विनोद, ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि विपक्ष तो हमेशा ही चाहे कहीं का भी हो यही कहता है कि बजट में और चीजें बेहतर हो सकती थी या फिर जो कमियां हैं उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन आम जनता क्या सोचती है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आम जनता बजट से कितनी संतुष्ट है ये बहुत जरूरी हो जाता है। व्यापारी वर्ग कितना संतुष्ट है, महिलाएं कितनी संतुष्ट है, इसके अलावा जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं उसको जितना पैसा मिला उससे कितनी संतुष्टि है। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से राज्य सरकार की ओर से गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक बजट सत्र के लिए रायशुमारी की गई है, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए तमाम बैठकें की गई, आखिरकार हर वर्ग के लिए बजट उसी के अनुरूप हो, उसको लेकर जनता के हित में तमाम ये बजट हो, उसी को लेकर राज्य सरकार की ओर से रायशुमारी की गई थी। और चाहे जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे गौरा देवी योजना हो, स्मार्ट सिटी पर तमाम ये योजना हो या इसके अलावा सरकार की तमाम महत्वपूर्ण जितनी भी योजनाएं हैं उसके अनुसार ही ये बजट पेश किया गया है। ठीक है बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बजट सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर और बाहर हंगामा भी देखने को मिला। गैरसैंण में सत्र न कराने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण को लेकर सरकार गंभीर ही नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। गैरसैंण के मुद्दे पर विपक्ष धरने पर बैठ गया। कांग्रेस का कहना है कि जब गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो वहां सत्र क्यों नहीं कराया गया। कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि गैरसैंण में बजट सत्र होना चाहिए था। बजट सत्र मुख्य सत्र है और सरकार ने वादा किया था कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, तो ग्रीष्मकाल भी है और बजट सत्र जैसा प्रमुख विषय है तो गैरसैंण में सत्र आयोजित किया जाना चाहिए था। इस बात को लेकर के हम लोग यहाँ धरने पर बैठे। गैरसैंण में परंपरागत तरीके से एक प्रक्रिया चल रही थी और इस बारी यहाँ शिफ्ट करने का सत्र को साफ साफ जो कार्यप्रणाली भारतीय जनता पार्टी की है उसको एक्सपोज करता है। उनकी जो अव्यवस्था जो पूरी उन्होंने गैरसैंण में फैला रखी है, जिस प्रकार से वहाँ इंतजामात में कमी रही है लगातार, उसको वो सुधारने में असफल रहे हैं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया और जून के महीने में सत्र चल रहा है और वो ग्रीष्मकालीन राजधानी में न चलकर देहरादून में चलाया जा रहा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की पहाड़ विरोधी मानसिकता दिखाई देती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गैरसैंण को लेकर गंभीर ही नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि गैरसैंण को भाजपा सरकार ने ही ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, लेकिन जब सत्र कराने की बारी आई तो सरकार वहां पर सत्र कराने से बच रही है। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, हाउस में कहा था, सदन में अंदर कहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। बड़े उत्सव हुए, आयोजन हुए, भव्य आयोजन हुए और उसको पूरा बनाया गया। लेकिन आज क्या है, तस्वीर साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को गैरसैंण से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है। गैरसैंण के मुद्दे पर सदन के बाहर और अंदर दोनों जगह विपक्ष का हंगामा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि गैरसैंण लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सरकार ने 2 लाइन का प्रस्ताव बनाया और उसकी इतिश्री कर दी है। यहाँ देहरादून के अंदर सत्र चला रही है। ये जनभावना का अनादर है, पहाड़ का अनादर है और हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। मैंने सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी अपनी बात रखी है। मैं बेल के अंदर भी गया हूँ और मैं अभी भी कहता हूँ, सरकार का चाल, चरित्र, चेहरा सब बेनकाब हो चुका है। सदन के भीतर भी गर्माहट नजर आई। विधायकों के सवालों का जवाब देने का दिन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का था। कांग्रेस विधायकों की तरफ से सिंचाई, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज विभाग से जुड़े सवाल सदन में उठाए गए, लेकिन विपक्ष के विधायक मंत्री सतपाल महाराज के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार के मंत्री बगैर तैयारी के ही सदन में चले आए। सवालों के जवाब बहुत ही हल्के ढंग से दिए,
होमवर्क नहीं है और सवालों के जवाब से बचना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई बिना तैयारी के सरकार हमारे माननीय विधायकों के प्रश्नों के जवाब दे रही है, जिसमें न तथ्यहीन है, बेबुनियाद हैं, जिनकी कोई जड़ें नहीं हैं। मूल प्रश्न के अतिरिक्त यदि सप्लीमेंट्री पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, और यदि उससे इतर सवाल पूछे जाएंगे तो माननीय विपक्ष के साथियों से कहा गया है कि उनके सवालों का भी जवाब देंगे, लेकिन वो मूल प्रश्न के सापेक्ष यदि अनुपूरक पूछे तुरंत जवाब मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हैं उसकी तैयारी करनी पड़ती है, और उसके अतिरिक्त यदि सवाल करेंगे तो उनको हम जवाब निश्चित रूप से उनके बारे में कहा गया, उनको हम जवाब यथावत हम पहुँचाएंगे। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने नियम 58 के तहत नशाखोरी का मुद्दा उठाया। बसपा विधायक भी इस पर सरकार के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। सरकार की कार्यशैली पर प्रशंसनीय है कि सरकार समाज के प्रति नहीं है। आज कोई मेडिकल स्टोर बच रहा होगा जहाँ नशे का कारोबार नहीं चल रहा है, क्या सरकार को ज्ञात नहीं है? क्या सरकार बता सकती है क्यों बिक रहा है वो नशे का कारोबार? क्यों कैप्सूल है, क्यों इंजेक्शन है, क्यों गोलियां बिक रही है? बजट सत्र के पहले दिन ही जिस तरह से हंगामा बरपा है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सदन में शांति तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। बजट को लेकर उत्तराखंड के वित्त मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पात्र जो हैं वृद्धजन, निराश्रित विधवाएं, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, प्रत्यागता महिलाएं, इनको हम आज से पहले 1200 रुपये पेंशन देते हैं, अब हम उसमें 1500 रुपये पेंशन देंगे, और इसमें बहुत बड़ा रकम यानी 1500 करोड़ रुपए का हमने इसमें प्रावधान किया है। ऐसी अंत्योदय कार्ड धारक जो हैं, आप जानते हैं मैंने पहले ही बताया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर घोषित भी किया था कि हम इस प्रकार के 1,84,000 बहनों को जो एक साल में माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से 3 सिलेंडर देने का उन्होंने उज्ज्वला योजना से उन्होंने सिलेंडर देने का काम किया, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं। और साल में 3 सिलेंडर हम भरा के देंगे, ये हमने इसके लिए 55 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया है। अटल आयुष्मान योजना हमारे प्रदेश में सभी को मिलती है, सबको उसका लाभ मिल रहा है, उसके लिए हमने 310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ऐसे ही हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पलायन रोजगार योजना, आप जानते हैं कि पलायन हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए हमने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की कि गांव में ही हम लोग पलायन को रोकें। जैसे गांव में हम अच्छी सड़कें दें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसमें कुछ सुधार लाएं, वहाँ पे जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद से उसे मंडी तक ले जाना, मंडी तक ले जाने में जो आपका गांव से मंडी तक जाने का किराया है, उसमें हम सरकार की तरफ से उनको आधा उस किराए में हम प्रोत्साहन राशि देंगे, विपणन के लिए भी कोशिश करेंगे। और मैंने आज अभी बजट भाषण में कहा है, अनेकों हमारे ऐसे उत्पाद हैं क्षेत्र के जिन्हें हम जीआई टैग के लिए प्रोत्साहित के लिए हम काम कर रहे हैं। कुछ हमारी योजनाएं इसमें पास हो गई हैं, कुछ योजनाओं को हम लोग अभी आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसी सीमांत क्षेत्र का जो विकास कार्यक्रम है, जिसमें हमारे 5 जनपद हैं, उसके लिए हमने लगभग 45 करोड़ का प्रावधान किया है। यानी कि सुशासन और इस प्रकार की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके लिए समिति बनी है। समिति अपनी रिपोर्ट जैसी देगी, इस काम को हम यहाँ प्रारंभ करेंगे। उसके लिए हमने 5 करोड़ का प्रावधान किया है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो पटवारी हैं, अनेकों पटवारी हैं जो पुलिस का काम करते हैं, उनको प्रत्येक को मोटरसाइकिल देने का काम पहली बार हम अपने इस उत्तराखंड राज्य में कर रहे हैं, जिसके लिए लगभग 9 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया है। ऐसी हमने जो है तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो भी हैं ये हम लोग किए हैं। कुल मिला के ये पूरे प्रदेश के हित का बजट, जिसे मैं कह सकता हूँ इसमें कोई हमने नया कर नहीं लगाया है। आय बढ़ाने के स्रोत को हम लोग देख रहे हैं, और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हमें मिलती है उनको हम मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि हमारा सीमित आय वाला प्रदेश है, तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सहायतित जो भी योजनाएं मिलती हैं उसको मॉनिटरिंग करें, ताकि और उसका हम लाभ ले सकें। इस प्रकार से आज का बजट
गाँव को, उद्योग को, ग्रामीण को, महिलाओं को, युवाओं को, व्यापारियों को हमने 5 लाख से 10 लाख रुपए उनके लिए बीमा राशि हमने रखने का प्रावधान किया है। यानी तमाम काम हमने इस बजट क्षेत्र में हर वर्ग के लिए किए हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इससे हमारे आने वाले समय पे उत्तराखंड के हर व्यक्ति को। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को आपने सुना, बजट की जो बड़ी बातें थी उनका जिक्र उन्होंने किया और उसको समराइज करके बताया। आगे बढ़ते हैं। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा के अंदर बड़ा मुद्दा उठाया है। जिन वीरचंद गढ़वाली के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए की योजना चला रही है, उस परिवार के सामने आज घर से बेदखल होने का संकट आ गया है। उमेश कुमार का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार उस परिवार की मदद नहीं करती तो वो अपनी विधायक निधि से मदद करने जा रहे हैं। आज तक कोई भी सुविधा सरकार द्वारा पहुंचाई नहीं गई। और सबसे बड़ी बात, शासनादेश संख्या 8829/14/2/1973 दिनांक 21 जनवरी 1975 को स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने 10 एकड़ जमीन वीरचंद सिंह गढ़वाली जी को लीज पर आवंटित की थी। हल्दू खाता जो कि बिजनौर से लगता हुआ है कोटद्वार में। अब दुर्भाग्य देखिए कि उनको नोटिस भेज दिया जाता है कि साहब ये ज़मीन पर आपने 1975 में इसका पट्टा, इसकी लीज एग्जीक्यूट करानी थी, आपके द्वारा इसकी लीज एग्जीक्यूट नहीं कराई गई। अगर आपने अपने वारिसान के प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा नहीं कराए तो आपको ज़मीन पर अतिक्रमणकारी मान लिया जाएगा। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब अगली खबर की बात करेंगे। पेट्रोल की किल्लत की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। राजधानी देहरादून के पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। जहां लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल लिया करते थे, अब तक टैंक भी फुल करा रहे हैं। पेट्रोल की किल्लत की खबर जैसे ही उत्तराखंड पहुंची, पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ गई। लोग अचानक ही बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप पर उमड़ आए और वाहनों के टैंक फुल कराने शुरू कर दिए। इन दिनों शहरों की ओर एक खबर खूब चल रही है कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म होने वाला है और यही वजह है कि आप पेट्रोल पंप पर देखेंगे तो लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल भरा सकें। अगर पेट्रोल खत्म होता है तो उनको दिक्कतें ना हों। जबकि हम हकीकत आपको बता रहे हैं क्योंकि इस वक्त पीक सीजन चल रहा है जहां चारधाम यात्रा भी है और उत्तराखंड में भारी संख्या में पर्यटक भी यहां पर आ रहे हैं। ये तस्वीर राजधानी देहरादून के पेट्रोल पंप की है, जहां पर पेट्रोल लेने वाले लोगों की भीड़ आम दिनों की अपेक्षा काफी ज्यादा दिखी। भाई साहब आप बताइए क्या वजह है कि पेट्रोल खत्म हो गया है? सर ये थोड़ा पीछे से माल कम आ रहा है और जो आ भी रहा है वो जो पहाड़ में जा रहा है टूरिस्ट की वजह से वहाँ सप्लाई हो रहा है, इसलिए थोड़ा कम आ रहा है पेट्रोल। हमारे पास आया था और किसी ने अफवाह उड़ा दी है कि पेट्रोल पंप बंद है 2-3 दिन के लिए, इस वजह से तेल खत्म हो गया हमारे पास। कल आया था, आज खत्म हो गया। जब से लोगों को खबर लगी कि पेट्रोल की किल्लत हो सकती है, वो अपने वाहनों की टंकियां फुल करा रहे हैं। हालांकि पेट्रोल पंप संचालक कहते हैं कि डिमांड के हिसाब से सप्लाई कम है, जिस वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई। HPCL कंपनी में पिछले 1-2 दिनों में थोड़ी दिक्कत थी सप्लाईज की डिपो से। BPCL में थोड़ी सी सिचुएशन डेवलप हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल सप्लाई बंद करी गई। थोड़ी सी कहीं पेट्रोल का इशू आया था कि उसको थोड़ा सा उन्होंने लिमिटेड किया था, क्योंकि शायद कुछ जो हमारे डिपोज़ हैं वो रेल फेड हैं, तो कहीं आप कह सकते हो कि लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ डिले हो गया प्रोडक्ट। डीजल सफिशेंट दिया जा रहा है BPCL में भी। इंडियन ऑयल के पास जो आज मेरी जानकारी है इनफ स्टॉक्स हैं पेट्रोल के भी। लोग जल्द से जल्द अपने वाहनों की टंकियां फुल करवाना चाहते हैं, जिससे पेट्रोल पंपों के टैंक बहुत तेजी से खाली हो रहे हैं। चारधाम यात्रा अपने पीक पर है, गर्मी का मौसम है, ऐसे में पर्यटक भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड में हैं। यही वजह है कि कई जगह पेट्रोल की किल्लत हो रही है। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग से खबर, जहां केदारनाथ यात्रा पर 4 यात्रियों की मौत की खबर है। तबीयत बिगड़ने पर 4 यात्रियों की मौत हो गई। केदारनाथ यात्रा पर अब तक 82 यात्रियों की मौत हो चुकी है।
ये बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता दें, केदारनाथ यात्रा पर 4 यात्रियों की तबियत बिगड़ने की वजह से उनकी जान चली गई। अभी तक का अगर आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा केदारनाथ यात्रा के दौरान ही लोगों की जान गई है। कुल मिलाकर 82 यात्रियों की मौत हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे दीपक बाली ने भाजपा का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में दीपक बाली ने भाजपा ज्वाइन कर ली। 13 जून को दीपक बाली ने आप से इस्तीफा दिया था। कहा जा रहा है कि दीपक बाली आप में असहज महसूस कर रहे थे और इससे पहले कर्नल अजय कोठियाल ने भी इस्तीफा आम आदमी पार्टी से दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब दीपक बाली ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मॉनसून सीजन करीब आ गया है, मगर केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बने डेंजर जोन की अभी तक मरम्मत का काम पूरा नहीं हो सका। मॉनसून सीजन करीब आ गया है, मगर अभी तक मरम्मत का जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया है। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ और नरकोटा में हर साल भूस्खलन होने से यात्री परेशान रहते हैं। वहीं केदारनाथ हाईवे के भी कई जगहों पर भूस्खलन होने से यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही टिहरी के कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे कई गांव हैं जहां पर पानी की किल्लत बनी हुई है। लोयल गांव के ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव के प्राकृतिक पेयजल स्रोतों में पानी बहुत कम मात्रा में आ रहा है, फिर भी लोयल गांव के ग्रामीण पानी के लिए प्राकृतिक पेयजल स्रोतों पर ही निर्भर हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।